जब इस देश में कोरोना का काल था, जब कोविड का सिचुएशन था और डॉक्टरों की सख्त कमी थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज के उड़ान सीरीज के 6th वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं। इससे पहले जिन्होंने भी उड़ान सीरीज का पिछला 5 वीडियो नहीं देखा और अगर आप 2022 में एमबीबीएस अब्रॉड एडमिशन अप्लाई करना चाहते हैं तो टाइम निकाल करके वो सारे वीडियो को देखें, क्योंकि जाने से पहले आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नहीं तो कहीं ना कहीं नए फ्रेम ऑफ रेगुलेशंस के अंदर में आप गलत डिसीजन लेकर के अपना करियर और पैसा न बर्बाद कर सकें। सेकेंड, आज के इस उड़ान सीरीज में हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस आए उसका एनालिसिस करेंगे। एक और जो डिसीजन आए उसको लेकर के हमने पिछले वीडियो में यानी वीडियो नंबर 4 के अंदर में एक लाइन बोली थी कि चश्मे को बदलने की जरूरत है। आज के करंट सिनेरियो में चश्मे को बदलने की जरूरत इसलिए हमने बोली कि सुप्रीम कोर्ट के जब डिसीजन आए तो यह एक सरप्राइजिंग था पूरे नेशन में, खास करके जो मेडिकल स्टूडेंट्स अब्रॉड में स्टडी करना चाहते थे, क्योंकि किसी को पता तक नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके का कोई केस लगा हुआ है। इट वाज जस्ट अ सरप्राइजिंग फॉर एवरीवन। उसके बाद जो भी डिसीजन आना था वो आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और वो सारे फैसले एनएमसी के पक्ष में दिखाई दिए। अब आज के डेट में इस फैसले के आने के बाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले जो 3 मेजर चैलेंजेस थे उसके अंदर में जो पहला चैलेंजेस 54 मंथ्स ऑफ पोस्ट ड्यूरेशन, जो सेकंड था वो डबल इंटर्नशिप और जो थर्ड था रूल नंबर 4B को लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन दैट कंट्री और रजिस्ट्रेशन की जो बात थी उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने किन तथ्यों पर क्या फैसला दिया, क्या सुनाया, उसको तो हम लोग लास्ट के इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन उससे पहले जो कोर्ट ने जब डिसीजन दिए तो लोगों ने अपने अपने तरीके से उसका विश्लेषण किया। कई लोगों का कहना था कि कोर्ट जो है सरकार के प्रेशर में आके काम कर रही है। कई लोगों का कहना था कि कोर्ट को एनएमसी ने मतलब केस को फ्रेम करके एनएमसी ने कोर्ट में केस फाइल कराया और उसके बाद अपने पक्ष में फैसला करा दिया। लेकिन क्या है कि जो जुडिशियरी है वो रूल्स और गाइडलाइन के हिसाब से डिसीजन करती है। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है इज द अपर एंड द अपेक्स कोर्ट ऑफ दिस कंट्री, और उसका कोई भी डिसीजन हम हर नागरिक को सम्मान के नजरिए से लेना चाहिए और उसमें पूर्ण विश्वास रखते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया और किसके हित में लिया, और एनएमसी जो इस तरीके के रेगुलेशंस बना करके कोर्ट में फाइल जो लड़ रही है, जो केसेस लड़ रही है, क्या एनएमसी ऐसा पहली बार कर रही या पहले भी करती आई है? जो एमसी से पहले चीजें थी, जो एमसीआई वगैरह थी, और एनएमसी जो फ्रेम की रेगुलेशंस को, उससे क्या एनएमसी यह चाहती है या जो करंट गवर्नमेंट यह है वो यह चाहते हैं कि इस देश से कोई भी बच्चा मेडिकल एजुकेशन करने के लिए बाहर ना जाए। जो मोदी गवर्नमेंट है वो यह चाहती है कि इस देश से कोई भी पढ़ने वाला जो बच्चा बाहर जाना चाहता है वो बाहर ना जाए, क्योंकि बहुत सारे फॉरेन करेंसी रिजर्व इस देश से हर साल बाहर चले जाते हैं एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन और डिफरेंट एजुकेशन के नाम पे। तो इन सारे चीजों को समझने के लिए और एनालिसिस करने के लिए आपको हिस्ट्री जाननी बहुत जरूरी है। तो आज हम पूरे मेडिकल कमीशन यानी इंडियन मेडिकल कमीशन एक्ट और शेड्यूल और उसके अंदर में जो एनएमसी का जो फ्रेम है, गाइडलाइंस है, इसको डिटेल्ड में समझेंगे। और उसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूं 1916 में फर्स्ट टाइम इस देश के अंदर में एक कानून बना जिसको इंपेरियल एक्ट कहा गया। वो इंपेरियल एक्ट क्या था कि 1916 से पहले जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो इस देश के अंदर में कई सारे जो झोला छाप डॉक्टर कहें, किसी भी तरीके का कोई वेस्टर्न यानी एलोपैथी मेडिसिन की प्रैक्टिस नहीं करते थे, उन सबको रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में रूल बनाया गया और इंडिया में उसको फॉलो कराया गया, एंड दैट वाज कॉल्ड एज इंपेरियल एक्ट। उसके अंदर में 1916 के अंदर में कुछ गाइडलाइंस बनी और कुछ गाइडलाइंस के तहत जो वेस्टर्न मेडिसिन यानी एलोपैथी की प्रैक्टिस को स्टार्ट करने का एक मतलब लेवल डिसाइड किया गया। फिर कहानी इसी तरीके से चलती रही और 1933 में जाकर के जब वेस्टर्न मेडिसिन प्रैक्टिस जब थोड़ा सा डेवलपमेंट आया, जब उसका ग्रोथ हुआ, प्रचलन बढ़ा, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि अब जरूरत आ गया है कि इस देश के अंदर में जो कुछ कॉलेजेज और जो यूनिवर्सिटीज हैं जिसके अंदर में इस तरह की पढ़ाई होती है उसको रेगुलेट किया जाए
और इंडियन मेडिकल एक्ट आईएमसी एक्ट 1933 का गठन किया गया और उस 1933 एक्ट के अंदर में एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम रखा गया मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। अब आईएमसी 1933 एक्ट के अंदर में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को कुछ पावर दिए गए। उस पावर के अंदर में शेड्यूल 1 में 3 कैटेगरी डिवाइड की गई और वो तीनों कैटेगरी यहाँ के जो कॉलेजेस थे और जो यूनिवर्सिटीज थे उसके अंदर में ग्रेजुएट और हायर एजुकेशन के लिए जो मिनिमम स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाना चाहिए उसको लेकर के गाइडलाइंस बने। और शेड्यूल 2 के अंदर में अदर कंट्रीज मतलब अपार्ट फ्रॉम इंडिया जो बाहर से जाकर के पढ़ना चाहते थे उसके बारे में डिस्कशन किया गया। उस वक्त जिस कंट्री को अप्रूव किया गया उसमें 4 कंट्री थी जिसके अंदर में यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और साथ में बर्मा। ये 4 कंट्रीज थी जहां पर जो है बाहर के यूनिवर्सिटीज के लिए अप्रूवल मिला आईएमसी एक्ट 1933 के अंदर में। उसके बाद कहानी ऐसे ही चलती रही, देश आजाद हो गया, वी गॉट द फ्रीडम और फ्रीडम होने के बाद आईएमसी एक्ट 1956 फिर से रिवाइज किया गया। आईएमसी एक्ट 1956 को इम्प्लीमेंट करने के बाद इसको जब पार्लियामेंट में लाया गया और लाने के बाद जब इसको फ्रेम करके इस देश के अंदर में 1958 में इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। इट वाज प्रेजेंटेड इन 1956 बट वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 1958। अब आईएमसी 1956 एक्ट के अंदर में एमसीआई के पावर को और स्ट्रॉन्ग किया गया और उस वक्त फर्स्ट टाइम इस देश में यह बोला गया कि जितने भी मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं यानी जो डॉक्टर हैं उनकी एक मेडिकल रजिस्ट्रेशन लिस्ट बनेगी, यानी आपको एक लाइसेंस दिया जाएगा, इस देश के अंदर में रिकॉग्नाइज किया जाएगा और रिकॉग्नाइज करने के बाद जो भी डॉक्टर्स आप इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स यहाँ से पास करेंगे उनको जो है एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन इस देश के अंदर में दी जाएगी और साथ में एक मेडिकल डायरेक्टरी होगी जहां पर उनके नाम का मेंशन किया जाएगा। यह आईएमसी एक्ट 1956 में था। आईएमसी एक्ट 1956 में यह भी प्रावधान लाया गया कि जो फॉरेन स्टूडेंट जो बाहर से पढ़ करके आएंगे उनको भी टेम्पोररी लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा इस कंट्री के अंदर में। फॉलोड बाय कंडीशंस ये होगा कि उनकी पढ़ाई पूरी होनी चाहिए और उन्होंने जो स्पेशल ट्रेनिंग यानी जो इंटर्नशिप कहे जाने वाली जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग उस कंट्री के अंदर में वो पूरी तरीके से उन्होंने अच्छे से की हो और यहाँ पे भी आकर के वो ट्रेनिंग उनको कंप्लीट करनी थी। ऐसे डॉक्टर्स जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स जो बाहर से पढ़ करके आते थे और इस कंडीशन को फुलफिल करते थे उनको टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन दिया जाता था। आईएमसी एक्ट सेक्शन 11 सेक्शन 12 जो 1956 में फ्रेम हुआ उसके अंदर में इंडियन मेडिकल कॉलेजेस के लिए कुछ और स्ट्रॉन्ग रिकॉग्निशन बॉडी फ्रेम किए गए, रेगुलेशंस बनाए गए जिसके अंदर में जहाँ के यूनिवर्सिटीज का एफिलिएशन रेगुलेशन इस तरह की चीज़ों के लिए पावर्स अलॉट किए गए और आईएमसी एक्ट सेक्शन 13 के अंदर में उसके सब सेक्शन 3 में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के बारे में डिस्कस किया गया और उनको टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन देने की बात कही गई। बाहर से पढ़ करके आने पे अगर आपने इंटर्नशिप कंप्लीट की हुई है, आपने इंटर्नशिप इंडिया में आके कंप्लीट हुई है तो आपको यहाँ पर टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा और उसके बिहाफ पर आपका भी नाम मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिस्ट में ऐड किया जाएगा एंड यू विल बी इंटाइटल्ड टू वर्क एज अ डॉक्टर हियर इन इंडिया। यह था आईएमसी एक्ट 1956। इसके बाद कहानी 1956 एक्ट से 1981 तक वैसे ही चलती रही। 1981 में फर्स्ट टाइम इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को यह बोला कि जो यूएसएसआर यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रिपब्लिक जिसको आज के डेट में आप रशिया कहते हैं उसके डिग्री को वैलिडेट करके और रिकॉग्नाइज करने की मांग की गई एमसीआई से। एमसीआई ने इसको कंसिडरेशन में लिया और यूएसएसआर की कुछ यूनिवर्सिटीज को रिकॉग्नाइज किया और उसके बाद से यूएसएसआर भी लिस्ट में आई और वहाँ बच्चे जाना शुरू हो गए, स्टूडेंट्स जाने लगे और अपनी डिग्री लेकर के वो आते थे। अनफॉर्चुनेटली 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया और वो कई पार्ट में टूट करके बन गए जिसको आज के डेट में आप किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, बेलारूस और कई सारी कंट्रीज के बारे में जानते हैं। वो सब यूएसएसआर का पार्ट होती थी। उस वक्त जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो कई सारे बच्चे स्टूडेंट्स जो थे वो लौट करके वापस अपने कंट्री में अपनी डिग्री कंप्लीट किए बिना वापस चले गए और कई सारे स्टूडेंट्स जो मशरूमिंग हो गई, मतलब वहाँ पर कई सारे कंट्रीज अलग अलग हो गए, जो स्टेट थे, प्रोविंस थे, वो कंट्री में बन गए तो वहाँ पर मेडिकल एजुकेशन की मशरूमिंग हो गई और बच्चे जो यूएसएसआर के अलावा जो कंट्री वहाँ पर
अप्रूव्ड नहीं थे, रिकॉग्नाइज नहीं थे, वैसे कंट्रीज में भी जाकर के बच्चे अपने डिग्री को लेने लगे, जिसको लेकर के एक पैनिक माहौल उस वक्त इंडिया में एमसीआई की तरफ से क्रिएट हो गया और उन्होंने यूएसएसआर की उस टाइम में की हुई डिग्री को अवैध घोषित करने का फैसला किया। यह बात 1994 में हुई, जब इस तरह के सिचुएशंस और हालात पैदा हुए और 96 और 97 में एमसीआई ने एडवर्टीजमेंट के द्वारा और कई सारे मोड ऑफ मीडियम के द्वारा बच्चों को इस तरह के कंट्रीज में जाने के लिए मना किया, जहां पर इस तरह के मशरूमिंग इंस्टीट्यूट्स थे जो इस तरह के डिग्रीज देते थे। उस समय में बच्चे एडमिशंस जाकर के ले लेते थे, स्टूडेंट्स एडमिशन लेके आ जाते थे, वो इंडिया आ जाते थे और 7 इयर्स के बाद जाकर के अपनी डिग्री भी ले आते थे। ऐसा कुछ हालात था उस टाइम में। तब जाकर के मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, डिग्री को कैंसिल करने की बात कही और उसके बाद 97 में उन्होंने कई सारे एडवर्टीजमेंट के तहत इसको रोकने का फैसला किया। लेकिन 97 के बाद जब ये डिसीजन लिया गया तो कोर्ट के अंदर में जो बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे थे, स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, उन्होंने कई सारे कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, दिल्ली कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी और 1998 में एग्जीक्यूटिव लेवल की हाई कमेटी बनी और उस एग्जीक्यूटिव लेवल की हाई कमेटी ने 1997 में एमसीआई के लिए कई अहम फैसलों को खारिज कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। अब 1998 में जब यह डिसीजन लिया गया फर्स्ट टाइम कि जो बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं और वो जब पढ़ करके इंडिया में वापस लौटेंगे तो उनको क्वालिटी चेक करने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट का प्रोविजन लाया जाएगा और एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट की डिमांड 1998 में उस समय बनी। इसके बाद जो कोर्ट में केस फाइल किए हुए थे जो स्टूडेंट्स थे, वो उसको दिल्ली हाई कोर्ट ने उस कोर्ट में अटेंशन शो करते हुए स्टूडेंट्स के फेवर में डिसीजन सुना दिया गया। नाउ इन 2000 अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट आईएमसी एक्ट जो 1956 था, उस 1956 एक्ट में बदलाव किए गए उस बिल के अंदर में और सब सेक्शन मतलब शेड्यूल जो 13 था, उस 13 के अंदर में जो सब सेक्शन 3 था उसके अंदर में 2 पॉइंट को इंसर्ट किया गया पॉइंट नंबर 4 के आधार पे, जिसके 4 में पार्ट 1 और पार्ट 2 डिसाइड किया गया। आपको याद होगा कि पिछले आईएमसी एक्ट में शेड्यूल 13 के अंदर में सब सेक्शन 3 में फॉरेन मेडिकल एजुकेशन किया गया था, जब डिस्कशन किया गया था। 2000 के अंदर में जब अमेंडमेंट किया गया बिल के अंदर में तो सेक्शन 13 के अंदर में 4th पार्ट को इंट्रोड्यूस किया गया और उसके अंदर में 2 पॉइंट को इंसर्ट किया गया और वो दो जो वो इम्पोर्टेंट मेजर पॉइंट थे वो क्या थे, वो फॉरेन मेडिकल एजुकेशन जब भी आप इस देश से बाहर लेने जाएंगे तो उसके अंदर में 2 कंडीशंस, एक प्री एडमिशन और एक पोस्ट एडमिशन, दोनों समय में आपको जो है क्राइटेरिया को मेंटेन करना पड़ेगा। प्री एडमिशंस के लिए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट डिफाइन किया गया और पोस्ट एडमिशंस के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट इंप्लीमेंट किया गया और 15 मार्च 2002 को इस देश में स्क्रीनिंग टेस्ट, एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट इंप्लीमेंट कर दिया गया और यह कहा गया कि 15 मार्च 2002 से पहले जिन स्टूडेंट्स ने भी अपना मेडिकल एजुकेशन कंप्लीट करके डिग्री ले ली है वैसे स्टूडेंट्स को स्क्रीनिंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन 2002 के बाद कोई भी स्टूडेंट्स 2003 में आएगा, चाहे वो किसी भी ईयर का एडमिशन लिया हो बच्चा हो, उन सबको इस देश में, इस कंट्री के अंदर में मेडिकल प्रैक्टिशनर का लाइसेंस लेने से पहले एमसीआई स्क्रीनिंग 2002 पास करना पड़ेगा। तब से यह कानून बना और एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट इस देश के अंदर में इंप्लीमेंट किया गया। उसके बाद 2003 से जो भी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट्स अगर बाहर में फॉरेन एडमिशंस के लिए जाएंगे, एडमिशंस लेने से पहले आपको जिस यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो उस यूनिवर्सिटी के लिए आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट एमसीआई में अप्लाई करना पड़ेगा और अगर वो आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिलती है तभी आप उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए रिकमेंडेड थे। कोई भी स्टूडेंट्स विदाउट एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेकर के अगर किसी इंस्टीट्यूट में पढ़कर, यूनिवर्सिटीज में पढ़ करके वापस लौट करके आएगा, वैसे किसी को भी वो डिग्री अलॉट यानी स्क्रीनिंग टेस्ट देने का परमिशन नहीं होगा। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर अमेंडमेंट था जो 1956 में 2000 में किया गया। इसके बाद उस वक्त 2 और रूल बने। एक रूल और था कि कोई भी स्टूडेंट जो बाहर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए जाएंगे उनको सेम यूनिवर्सिटी में अपना इंटायर कोर्स ड्यूरेशन कंप्लीट करना होगा। यानी आप 5 इयर्स के लिए जा रहे हैं, 6 ईयर के लिए जा रहे हैं, आपको पूरा का पूरा सेम यूनिवर्सिटीज के अंदर में कंप्लीट करना होगा, जो अभी रिसेंटली एनएमसी ने यह रूल बनाया है।
इसके बाद जो थर्ड उन्होंने एक डिसीजन लिया उसमें कि कुछ कंट्री जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, कनाडा, जो न्यूजीलैंड, इस तरह की जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज थी, उसमें अगर कोई स्टूडेंट्स इंडिया से पढ़ने के लिए ग्रेजुएट लेवल पर एमबीबीएस करने के लिए जाता है और वो कंट्री उसको रजिस्टर्ड करती है, तो वो स्टूडेंट्स जब लौट करके इंडिया में आएंगे तो वैसे किसी भी स्टूडेंट्स को स्क्रीनिंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। सेम सिचुएशन पीजी में भी बनाया गया कि कोई भी इंडियन स्टूडेंट्स अगर पीजी करने के लिए इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड वगैरह में जाती है और लौट करके यहाँ पर आती है और वो स्टूडेंट्स पीजी में उस कंट्री में रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पर उनको किसी भी स्क्रीनिंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं है और दे विल बी रजिस्टर्ड एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर इन दिस कंट्री। तो ये सारे इम्प्लीमेंटेशन जो थे वो 2000 एक्ट के अंदर में हुआ। 2002 ऑनवर्ड्स इसका प्रचलन स्टार्ट किया गया। यह कहानी चलती रही 2010 तक। 2010 के अंदर में एक इंपॉर्टेंट पिटीशन कोर्ट के अंदर में फिर से फाइल किया गया। वो क्या था कि कुछ स्टूडेंट्स जो तंजानिया में पढ़ रहे थे या कुछ स्टूडेंट्स जो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर में पढ़ रहे थे, उन्होंने 2 साल की डिग्री इंडिया में ली हुई थी और 3 साल किसी तंजानिया की यूनिवर्सिटीज में या किसी अदर यूनिवर्सिटीज में वो अप्लाई किए हुए थे, क्योंकि पहले इंडिया में होता था, आज भी है 2-4 इंस्टीट्यूट जो कि 2 साल यहाँ पढ़िए और 4 साल किसी कैरेबियन में या किसी डिफरेंट तरह के आपको यूनिवर्सिटीज में ले जा करके कंप्लीट कराते थे। तो वैसे स्टूडेंट जब 2000 में जब ये रूल इंप्लीमेंट हुआ कि आपको पूरा कोर्स ड्यूरेशन एक ही यूनिवर्सिटीज में कंप्लीट करना है, वैसे स्टूडेंट ने फिर से कोर्ट के अंदर में पिटीशन फाइल किया और डिफरेंट कोर्ट में उस समय अगेन फिर से दिल्ली हाई कोर्ट आगे आई और दिल्ली हाई कोर्ट ने आकर के 2013 में इस तथ्य के आधार पर कि कोई भी स्टूडेंट जो यहाँ से आधी डिग्री यानी आधी कंप्लीट यहाँ पढ़ करके और बाहर पढ़ने के लिए जा रहा है और अगर वो कंट्रीज पार्शियल जो उसकी स्टडी है उसको अगर रेकमेंड कर रही है और उसको अगर रजिस्ट्रेशन दे रही है या उसको वहाँ पर उसका जो यूनिवर्सिटी की डिग्री है वो मिल रही है और वो स्टूडेंट्स अगर इंडिया में आकर के स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर जाता है, तो वैसे लोगों को यानी वैसे स्टूडेंट्स को एमसीआई को रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा और आप उसको रोक नहीं सकते। इसी हाई कोर्ट के जो फैसला था जो 2013 में, तब से जो है माइग्रेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज स्टार्ट हुआ और कई सारे जो स्टूडेंट्स जो बाहर जाते थे वो 2 साल के बाद अगर फेल हो गए या किसी तरीके से उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया तो वर्मेनिया, XYZ किसी भी कंट्रीज में इसी हाई कोर्ट के एक जजमेंट के आधार पर ट्रांसफर ले लिया करते थे। उसी समय में 2010 के अंदर में एक और चेंज हुआ। इस MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में एक बहुत बड़ा स्कैम पकड़ा गया और एक ऑर्डिनेंस पास करके MCI को डिसॉल्व करके MCI BOG बना दिया गया, जिसका नाम MCI बोर्ड ऑफ गवर्नर रखा गया। उसके बाद कहानी यूं चलती रही। फिर 2014 में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का जो मेडिकल एजुकेशन था या मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया था वो उनके ड्रीम प्रोजेक्ट का एक पार्ट था और डॉक्टर रंजीत रॉय चौधरी की एक कमेटी का गठन किया गया और डॉक्टर रंजीत राय चौधरी ने 1956 एक्ट, मेडिकल कमीशन का जो एक्ट था 1956 एक्ट को उसको पढ़ा और उसको पढ़ने के बाद रिवाइज करके एनएमसी बिल इस संसद के अंदर में लाया गया। एनएमसी बिल उसको 2019 के अंदर में एनएमसी बिल को संसद में पास करके एनएमसी एक्ट में तब्दील कर दिया गया और उस एनएमसी एक्ट के अंदर में भी कुछ प्रोविजन है जिसके अंदर में 35 सेक्शन 35 और सेक्शन 36 का जिक्र किया गया। सेक्शन 35 के अंदर में एनएमसी में ही नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी बॉडी का फ्रेम स्ट्रक्चर डिसाइड हुआ कि एमसीआई को डिसॉल्व करके एनएमसी बनाई जाएगी जो नेशनल मेडिकल काउंसिल उसका रिप्लेसमेंट होगी और उस एनएमसी के कुछ पावर्स होंगे और उस पावर्स के आधार पर वो रेगुलेशन या किसी भी स्ट्रक्चर को फ्रेम कर सकती है। उस एनएमसी एक्ट के अंदर में रूल नंबर 35 और 36 में 35 के अंदर में इस कंट्री के अंदर में, इस देश के अंदर में जो मेडिकल एजुकेशन है, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल पे, चाहे वो किसी भी मेडिकल कॉलेज का एफिलिएशन अप्रूवल या हायर स्टडीज पे किसी भी तरीके का अप्रूवल एप्लीकेशन देने के जो रूल्स हैं, जो चेंजेज हैं वो डिफाइन किए गए और 36 के अंदर में फॉरेन एजुकेशन के गाइडलाइंस के बारे में बनाया गया और बताया गया। और इसी समय में एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट को हटा करके नेक्स्ट इस देश के अंदर में इंप्लीमेंट करने की बात कही गई जो 2023 ऑनवर्ड से पूरे कंट्री में इंप्लीमेंट मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा और एमसीआई स्क्रीनिंग खत्म कर दिया जाएगा, जहां पर
इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात की गई, राइट टू एजुकेशन की बात की गई कि जो बच्चे इंडिया से पढ़ रहे हैं और जो बच्चे बाहर से पढ़ रहे हैं उन सबको नेक्स्ट वन एक कॉमन एग्जाम देना पड़ेगा। क्योंकि जब डॉक्टर रंजीत राय चौधरी की कमेटी बनी तो उन्होंने यह भी पाया कि इंडिया में भी जो मेडिकल एजुकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो यहाँ पर जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड है वो काफ़ी लो है कई सारे कॉलेजेस के अंदर में। तो रजिस्ट्रेशन से पहले ही इंटर्नशिप करने की जरूरत होती थी, जिसको उन्होंने हटा करके उससे पहले लाइसेंसिंग एग्जाम, जैसे देश के कई बाहर के कई सारे डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर में ये प्रावधान है या इस तरह के रूल्स हैं कि वहाँ पे लाइसेंसिंग एग्जाम आपको देना पड़ता है, वही एनएमसी एक्ट के तहत। और उसके अंदर जो नेक्स्ट एग्जाम है, जो उसका नेक्स्ट वन और नेक्स्ट टू होगा, वो उसके अंदर में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी तक की कहानी। अब इस स्टोरी के अंदर में आपको ये समझ में आया होगा कि अभी से नहीं, राइट फ्रॉम 1956 के एक्ट से लेकर के और अभी तक इस देश के अंदर में, चाहे वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हो, चाहे वो आने वाले अभी के समय में एनएमसी हो, हमेशा अपने लेवल पर और अपने तरीके से मेडिकल एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए लगातार काम किया है। और वो चेंजेस डिमांड टाइम टू टाइम जिस वक्त जिस चेंज की रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से इस देश में किए गए हैं। 2000 के अंदर में जब स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन किया गया उस वक्त इसकी सख्त डिमांड थी, क्योंकि मशरूमिंग ऑफ डॉक्टर्स बहुत सारे आते थे, वो डिग्री लेकर के आ जाते थे। अब 2021 के अंदर में अगर रेगुलेशंस किया गया तो पिछले 15-20 सालों में ऐसा क्यों किया गया, क्यों एनएमसी ने इस बॉडी को फ्रेम किया, इसकी जो कहानी है वो उड़ान सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। और 54 मंथ्स पोस्ट ड्यूरेशन में फिलीपींस को क्यों टारगेट, क्योंकि आप बोल सकते हो, कई सारे स्टूडेंट्स ये सवाल उठा सकते हैं या पेरेंट्स सवाल उठा सकते हैं कि फिलीपींस को क्यों या 4 ईयर पोस्ट ड्यूरेशन को क्यों हटाया गया और यूएस और यूके जैसी कंट्री को 4 ईयर में क्यों कंसीडर किया गया। इसको समझने के लिए भी अगला वीडियो जरूर देखिएगा। अब इसके अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये है कि नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी का ये कहना है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर में इसको लाया भी गया। जो मेरा एनालिसिस है, जो माई करियर पाठशाला का एनालिसिस, और मुझे उम्मीद है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि जब इस देश में कोरोना का काल था, जब कोविड का सिचुएशन था और डॉक्टरों की सख्त कमी थी और यह मांग उठ रही थी कि करीबन 40 से 50 हजार जो बाहर से पढ़े हुए डॉक्टर जो बाहर देश के बैठे हैं उनका यूटिलाइजेशन इंडिया में कर देना चाहिए था। लेकिन सवाल उस वक्त ये था कि एनएमसी या मेडिकल काउंसिल ऑफ एनएमसी जो थी वो ये समझती थी, जहाँ की गवर्नमेंट ये समझती है कि बाहर गए हुए कई सारे स्टूडेंट्स या कई सारे जो मेडिकल प्रैक्टिशनर जो डॉक्टर्स बनकर के आए हुए हैं, एमसीआई स्क्रीनिंग पास किया है, और सेकेंडली उसके अलावा वैसे कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी डिग्री एज ए डिप्लोमा होल्डर है मेडिकल के रूप में, क्योंकि जिस कॉलेज या जिस यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में पढ़ करके डिग्री लेके आए हैं, ना ही वहाँ पर हॉस्पिटल था, ना ही वहाँ पर किसी तरीके का कोई ट्रेनिंग हॉस्पिटल्स कर लो जहाँ पे आप इंटर्नशिप जैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, उस तरीके की चीजें वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। ना ही सर्जरी, उनके सिलेबस में सर्जरी का सेक्शन था, क्योंकि इंटर्नशिप का जो पार्ट नहीं था तो सर्जरी के कई सारे सेक्शन आप नहीं सीख पाते हैं। तो वैसे किसी डॉक्टर्स जिनको किसी भी तरीके का ट्रेनिंग नहीं है, उनके पास है, कई सारे लोगों के पास सिर्फ डिप्लोमा टाइप के ही सर्टिफिकेट्स है, वैसे किसी स्टूडेंट्स को अपने इस देश के पॉपुलेशन पे एक्सपेरिमेंट करने का मौका नहीं दिया जा सकता था, और तब भी वैसे काल में जब हम वर्स्ट सिनेरियो से गुजर रहे थे। तो यह डिमांड ऑफ द टाइम है कि हर समय इस देश के अंदर में मेडिकल एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाए, उसके क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। मोदी गवर्नमेंट हो या एनएमसी हो, आपको लगता है क्या कि इस जो एनालिसिस या जो सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस आए या जो अभी तक का एनालिसिस है उससे सरकार ये कहती है कि आप जो है पढ़ने के लिए बाहर मत जाइए? नहीं। या सरकार या गवर्नमेंट ये कह रही है कि आपको बाहर पढ़ने के लिए रोका जाएगा? नहीं। गवर्नमेंट का जो पावर है वो अपने पावर का फुल यूटिलाइजेशन कर रही है। बीइंग ए कंसल्टेंट, कई सारे लोगों को लगता है कि उनकी दुकानें बंद हो गई। क्यों हो गई ये भी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन बीइंग द राइट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मुझे लगता है कि देश के अंदर में एफएमजी एक्ट 2021 की सख्त जरूरत थी या डिमांड ऑफ द टाइम था। और 20 साल के बाद, 20 इयर्स के बाद आने वाले समय में एक क्वालिटी डॉक्टर्स जो आकर के इस देश के पॉपुलेशन के ऊपर में अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो आप अपना तो मुझे लगता है कि कोई भी सरकार और कोई भी गवर्नमेंट
आपको बाहर पढ़ने से रोक नहीं सकती। इसलिए नहीं रोक सकती क्योंकि वो आईएमसी एक्ट के शेड्यूल नंबर 30 के सब सेक्शन 3 में भी मेंशन था और एनएमसी एक्ट के 36 सेक्शन के अंदर में भी आपके लिए रूल्स डिफाइंड है। और सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना है कि आपको फंडामेंटल राइट्स के अनुसार किसी भी देश के नागरिक को आप उसको रजिस्ट्रेशन के लिए या उसके स्टडीज के लिए या बाहर के फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए कोई भी स्टडीज के लिए आप रोक नहीं सकते हैं। हाँ, बिलो स्टैंडर्ड गाइडलाइन के हिसाब से आप उसको रिजेक्ट जरूर कर सकते हैं। तो बीइंग ए मेडिकल ग्रेजुएट्स, आपका सब स्टैंडर्ड जो मेंटेन्ड होना चाहिए वो 100% अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टूडेंट्स होना मैंडेटरी है, क्योंकि लौट करके आप इंडिया आते हो और यहीं के पॉपुलेशन पर आप अपने जो एक्सपेरिमेंट है या जो जॉब है वो आप यहीं आकर के करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के जो 3 थे, जो पहला सेक्शन उन्होंने 54 मंथ्स का पोस्ट ड्यूरेशन का जो हवाला देकर के जो तर्क दिया, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि जिसमें यह कहा गया था कि आप किसी कंट्री के जुरिस्डिक्शन को या किसी कंट्री का जो कोर्स का ड्यूरेशन उसको चेंज नहीं कर सकते, जिसमें कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि ठीक है, वो कोर्ट कोई भी कंट्री 54 मंथ्स या किसी भी कोर्स का ड्यूरेशन चला सकती है, लेकिन जो एनएमसी है या इंडियन गवर्नमेंट है, जो रेगुलेटरी बॉडी है, उसको यह राइट है कि उस कोर्स के ड्यूरेशन को यहाँ पर एक्सेप्ट करे या ना करे बाय सीइंग द स्टैंडर्ड ऑफ द इंडियन मेडिकल एजुकेशन। उसके आधार पर इस तथ्य को खारिज कर दिया गया। सेकेंड, जो डबल इंटर्नशिप, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर था, उस पर यह चैलेंज था कि डबल इंटर्नशिप इज द डुप्लीकेशन ऑफ इंटर्नशिप, इसको भी अवॉइड किया जाए। जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला ये सुनाया कि जब बच्चे यहाँ से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं तो हो सकता है कि जब आप इंटर्नशिप उस कंट्री में कर रहे हो तो उस देश का जो गवर्नमेंट है या उस देश की जो मतलब जो कंट्री की जो यूनिवर्सिटीज है वो अपने पॉपुलेशन पे बहुत रिगरस एक्सपेरिमेंट आपको ना करवाएं। तो आप बीइंग अ मेडिकल ग्रेजुएट जब आप अपने कंट्री में लौट करके आए तो आपको एक रिगरस मतलब बहुत जोरदार तरीके का एक्सपेरिमेंट नॉलेज आपको होना मैंडेटरी है। और हमारा ये हक है कि हम अपने देश के डॉक्टर को जब इंडिया में लौट करके आते हैं तो उनको उस तरीके से ट्रेन कर सके। इसलिए डबल इंटर्नशिप को भी उन्होंने पॉइंट को सही ठहराते हुए एनएमसी के जो गाइडलाइंस के अंदर में जो ये प्रावधान है उसको सही माना। जो थर्ड था लाइसेंस वाला, उसके अंदर में उन्होंने मास्टर शेफ का एग्जांपल दिया। मास्टर शेफ उन्होंने बोला कि किसी भी कंट्री के अंदर आप जब जाते हो तो वहां के पॉपुलेशन के ऊपर में अगर आप वहां पे पढ़ रहे हो और वो अगर आपको डिग्री दे रहा है, सब कुछ कर रहा है या कुछ भी कर रहे हो आप वहां पर, तो एटलीस्ट वो आपको रजिस्ट्रेशन दे या आपको लाइसेंस दे। तो वो यूनिवर्सिटीज आपको इतना हक जरूर दे कि जो लोकल स्टूडेंट्स वहां पे पढ़ रहे हैं उसके बराबर और उसके समकक्ष आपको माना जाए। उसका उन्होंने उदाहरण बहुत अच्छा दिया कि मास्टर शेफ अगर कोई खाना बना रहा है तो बनाने के लिए गेस्ट को सर्व करने से पहले एक बार उसको खुद को जरूर टेस्ट करना चाहिए। तो ये सारे जो फीचर्स या सारे जो चैलेंजेस और जो एक्सेप्टेंस किए गए, इट वाज जस्ट टू इंप्रूव द मेडिकल क्वालिटी एजुकेशन इन इंडिया, इज नॉट टू स्टॉप यू गोइंग फॉर द फॉरेन एजुकेशन। तो अब यह एक्ट के आने के बाद, रेगुलेशन एक्ट का कितने चैलेंजेस होंगे, क्या प्रॉस होगा, क्या कॉन्स होगा, यह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उड़ान सीरीज में देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है, बहुत नॉलेजेबल सीरीज चल रहा है, क्योंकि माई करियर पाठशाला का टैग लाइन भी है मेक इंडिया नॉलेजेबल नेशन। हम लोग लगातार आपके साथ नॉलेज शेयर करते हैं। हमें गर्व है कि आज तक माई करियर पाठशाला ने किसी भी स्टूडेंट्स को ऐसी किसी यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस नहीं कराया या ऐसी किसी यूनिवर्सिटीज का पार्ट नहीं बनने दिया, या आज तक किसी के स्टूडेंट्स ने कंप्लेंट नहीं किया होगा कि वहां जाने के बाद वो रिग्रेट करे, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी में भेजने से पहले ही इतना एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। क्योंकि वी ऑलवेज मैटर, वी एक्ट लाइक एज ए पेरेंट, नॉट लाइक एज ए कंसल्टेंट और एजेंट। ये हमने कई वीडियो में कहा है। हमारे लिए पैसा मायने नहीं रखता, हमारे लिए आपका करियर मायने में रखता है, हमारे लिए इस देश का फ्यूचर मायने रखता है, हमारे लिए ये कंट्री मायने रखती है। और इसी धारणा के साथ और इसी एटीट्यूड के साथ माई करियर पाठशाला लगातार काम करती रही है। बने रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल देन कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। जय हिंद, जय भारत।